क्या लिख देते हैं? सेविंग। सिंपल, ना दिमाग अपना लगाना है, ना हमने कभी सोचा कि ये क्यों पूछा गया। मैं मिला किनसे? शानबाग जी से। शानबाग जी कौन? मैं बात कर रहा हूं आज से 8-9 साल पहले की। शानबाग जी कौन है? वो चीफ एक्चुअरी, यानी कि LIC के चीफ एक्चुअरी। कितना बड़ा आदमी। जो IRDA में जब पॉलिसी सबमिट होती है तो साइन किसके लगते हैं? चीफ एक्चुअरी के। यानी ये आदमी पॉलिसीज डिजाइन करते हैं। सर्वे सर्वा चेयरमैन भी पॉलिसी डिजाइन नहीं कर सकते। कौन डिजाइन करता है? चीफ एक्चुअरी। वो शानबाग जी से मेरी मुलाकात हुई मुंबई में, तो बातचीत हुई, कई सारी चीजों के ऊपर बात हुई। वो जानते थे चीजें हम ग्रो हो रही थी, बहुत तेजी से रिकॉर्ड्स बनाए थे मैंने, सब चीजें हो रही थी, तो डिस्कशन हमारा हुआ। हम चाय पे बात कर रहे थे और होते होते अचानक बात आ गई कुछ अंडरराइटिंग रूल्स के ऊपर। तो अंडरराइटिंग रूल्स पे बात आई तो सेविंग और रिस्क कवरेज के ऊपर बात हुई। तो मैंने बोला कि मैंने कहा सर ये क्वेश्चन का क्या लॉजिक होता है? तो क्या हंसने लग गए, कह रहे हैं पहले ये बताओ इस सवाल का जवाब क्या लिखते हो? तो मैंने कहा सर सेविंग लिखते हैं नॉर्मली, तो सेविंग ही बताया जाता है और वही। तो बोले एक बात बताओ सुने, कि सारे केसेस में सेविंग लिखते हो? मैंने कहा नहीं सर, सारे में नहीं लिखते, कुछ केसेस जो प्योर टर्म होते हैं। तो कह रहे अच्छा ये बताओ टर्म इंश्योरेंस में क्या कुछ रिटर्न मिलता है? मैंने कहा नहीं मिलता। तो कह रहे टर्म इंश्योरेंस में सेविंग लिखने का क्या लॉजिक? कहते हैं हमारे पास इतने केसेस आते हैं जहां टर्म इंश्योरेंस आदमी प्रपोज कर रहा है बट उसकी आदत है सेविंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस सेविंग, तो सेविंग लिख देता है। सेविंग नहीं है, पर्पस है रिस्क कवरेज। तो उसमें लिखो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई ये इंश्योरेंस लेने का? रिस्क कवरेज। तो भाई वहां लिखो रिस्क कवरेज। अच्छा, जो आदमी क्या कर रहा है? पैसों के रिटर्न के चक्कर में ले रहा है पॉलिसी के, भाई मेरे को इतना पैसे की मैच्योरिटी मिलेगी, वो क्या है? वो सेविंग के लिए ले रहा है। तो पर क्या वो खाली सेविंग के लिए ले रहा है? तो अगर कल को उसके परिवार को कुछ हो गया, उसको कुछ हो गया, तो क्या उसका परिवार पैसा नहीं मांगेगा? मांगेगा। तो यानी वो रिस्क कवरेज के लिए भी ले रहा है। तो यानी वो रिस्क कवरेज और सेविंग दोनों के लिए ले रहा है। तो सेविंग तो कभी मेंशन ही नहीं करना। क्या मेंशन करना है? हमेशा से एक उसूल बना लो, और उस दिन से लेकर आज तक मैंने रूल बनाया कि हमेशा मैं क्या लिखता हूं? सेविंग प्लस रिस्क कवरेज। तो मेरे से जब भी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस में डालता हूं सेविंग प्लस रिस्क कवरेज। टर्म इंश्योरेंस की जब बात आती है तो वहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवरेज डालता हूं, तब मैं सेविंग को नहीं डालता। तब सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवरेज, और अगर कोई भी एंडोमेंट, मनी बैक, पेंशन प्लान, ये वो कुछ भी है तो सेविंग प्लस रिस्क कवरेज, इस तरीके से अपन डालते हैं। तो आप सारे लोग भी इस कंफ्यूजन को आज से खत्म कर लो। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस सेविंग प्लस रिस्क कवरेज, और टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ रिस्क कवरेज। दूसरा एक कंफ्यूजन अंडरराइटिंग से रिलेटेड जो इंश्योरेंस एजेंट्स को होता है वो ये होता है कि परमानेंट डिसेबिलिटी क्लॉज कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो मैं आज आपको बता देता हूं। कई सारे लोग, आप जब पॉलिसी समझाते होगे क्लाइंट को, तो क्या समझाते हो कि सर कल को मान लीजिए 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद कोई मिसहैपनिंग हुई, और इस मिसहैपनिंग में हमारे शरीर का कोई हिस्सा नहीं रहा, कोई 2 पार्ट नहीं रहे, 2 पार्ट्स नहीं रहे, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसको हम कहते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी। तो ये जो परमानेंट डिसेबिलिटी है, ये परमानेंट डिसेबिलिटी यानी कि परमानेंटली डिसेबल हो गए। डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया ये आदमी जिंदगी में उठेगा नहीं, परमानेंटली डिसेबल हो गया। तो ये जो परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में क्या होगा? इस केस में 3 चीजें होंगी। पहली चीज, प्रीमियम माफ हो जाएगा, प्रीमियम विल बी वेव्ड, तो आगे का सारा प्रीमियम माफ। दूसरी चीज, हर साल सम एश्योर्ड का 10%, तो मान लो सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख का 10%, 1 लाख, 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 कब तक? 10 साल तक, 10 ईयर्स तक ये भी मिलता रहेगा। और लास्ट में पूरी की पूरी जो मैच्योरिटी है, वो मैच्योरिटी भी पूरी की पूरी मैच्योरिटी मिलेगी। ये हम बताते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में, और कई इंश्योरेंस एजेंट बताते हैं। मैं आज आप लोगों को फंडा क्लियर कर दूं इस परमानेंट डिसेबिलिटी का। परमानेंट डिसेबिलिटी जो है वो एक्सीडेंटल अंडरराइटिंग का पार्ट है, यानी कि किसी आदमी ने अगर एक्सीडेंटल बेनिफिट या एक्सीडेंटल राइडर लिया है पॉलिसी में, कई पॉलिसी में तो इनबिल्ट होता है, बट जिनमें इनबिल्ट नहीं होता, अगर एक्सीडेंटल राइडर मिला है और एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, तो ही ये कवर होता है। जैसे जनरल इंश्योरेंस में परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, उसी तरीके से
लाइफ इंश्योरेंस में भी परमानेंट डिसेबिलिटी होती है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से। तो जनरल इंश्योरेंस में पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी से होती है, लाइफ इंश्योरेंस में एक्सीडेंटल राइडर से होती है। तो ये कंफ्यूजन जिंदगी के लिए खत्म कर लो। अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई मिसहैपनिंग हुई और बंदा परमानेंट डिसेबल हो गया, तो उस परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में ये सारी की सारी चीजें होंगी, बट परमानेंट डिसेबिलिटी जो है वो एक्सीडेंटल अंडरराइटिंग का पार्ट है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तीसरी कंफ्यूजन मोड ऑफ पेमेंट से रिलेटेड होती है। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और मंथली मोड है सर 4। तो ये जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और मंथली मोड है, ईयरली में तो कम पैसा लगता है, 2% का डिस्काउंट मिल जाता है। हाफ ईयरली में 1% का डिस्काउंट मिल जाता है, कम, उस थोड़ा सा कम। क्वार्टरली और मंथली में पैसे ज्यादा लगते हैं। तो कई बार क्लाइंट भी पूछता है, आप भी पूछते हो, तो मैं आज आपको इसका फंडा क्लियर कर देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। एक बात को समझो, जब भी हम बात करते हैं कार इंश्योरेंस की, जब भी हम बात करते हैं मेडिक्लेम की, जब भी हम बात करते हैं किसी भी फायर इंश्योरेंस की, या हम किसी भी XYZ इंश्योरेंस की बात करें, तो इंश्योरेंस में स्पेसिफिकली जनरल इंश्योरेंस में भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं सेक्शन 64VB। सेक्शन 64VB ये जनरल इंश्योरेंस में होता है। आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं। ये क्या कहता है कि जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो कैसे जाना चाहिए, एडवांस जाना चाहिए। कैसे? एडवांस। तो एडवांस से जब ये प्रीमियम जाएगा तो ईयरली मोड पे जा रहा है, तो ईयरली मोड पे एडवांस अगर जा रहा है तो ईयरली मोड पे प्रीमियम लगा 60,000 रुपए का। बट एक आदमी कहता है साहब मैं ये एडवांस नहीं दे रहा, एज पर रूल एडवांस होना चाहिए, बट वो कहता है जी मैं पूरे साल का एडवांस नहीं दे रहा। तो इंश्योरेंस कंपनी एक फैसिलिटी दे रही है कि कोई बात नहीं आप हाफ ईयरली पे दे दो, बट हाफ ईयरली पे 60,000 के प्रीमियम की जगह 60,500 का प्रीमियम लगेगा, क्योंकि ये जो आधा साल बीता, ये जो 6 महीने बीते, इन 6 महीने में मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करता। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती? इन्वेस्ट करती और इस पैसे के ऊपर रिटर्न कमाती, पैसा कमाती। तो पैसा नहीं कमा रही ना, एडवांस मिलता तो पूरे पैसे मिलते। अब एडवांस नहीं मिल रहा तो कितने पैसे मिल रहे हैं? 30,000 और 30,000, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। तो उन्होंने कहा 30,000 30,000 नहीं, 30,250 30,250 करके 60,500 लेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने हमारा यहाँ पे 6 महीने के प्रीमियम का लॉस कराया है, जो इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, जो इसके रिटर्न आते हैं उसका लॉस कराया। और क्वार्टरली या मंथली करोगे तो तुमने 12 महीने के हमारी इन्वेस्टमेंट का या रिटर्न्स का लॉस करवाया है। तो यानी कि वो प्रीमियम कंपैरेटिवली पूरा 61,000 रुपए होगा। इस वजह से आपको ये 2% और 1% का डिस्काउंट दिखता है। कि उसका लॉजिक समझो कि अगर यही पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास एडवांस आया होता तो शायद आज वो इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट करके उससे पैसा कमा सकी होती, और इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस ही दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मोड से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है उसको खत्म कर लो। इश्यू ऑफ ऑनलाइन पेमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर में अभी धीरे धीरे क्या हो गया, सारी चीजें ऑनलाइन होती चली गई, डिजिटलाइजेशन होता चला गया। तो डिजिटलाइजेशन में कई इंश्योरेंस एजेंट को एक कंफ्यूजन रहती है। जो हमारे पास इंश्योरेंस एजेंट आते हैं और क्या कहते हैं कि सर मेरा क्लाइंट कहता है कि मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूं, मैं डेबिट से पेमेंट कर रहा हूं, मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहा हूं, मैं किसी भी XYZ, किसी भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इनसे पेमेंट कर रहा हूं, कहीं से भी कर रहा हूं, मान लो कोई भी रिसोर्स मान लो। इसमें अगर ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये लोग मेरे से कोई चार्जेस ले रहे हैं, चार्जेस, तो ये चार्जेस मैं क्यों दूं भाई, इंश्योरेंस कंपनी दे दे। और इंश्योरेंस एजेंट भी क्या सोचता है कि इंश्योरेंस कंपनी दे दे। सर क्यों दे दे? इंश्योरेंस कंपनी तो कहती है कि इंश्योरेंस कंपनी का साफ मानना है कि हमारा 60,000 का प्रीमियम है, हमें 60,000 रुपए दे दो। अगर यही इंश्योरेंस कंपनी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर ले, मान लो रेजर पे से, तो जैसे आप लोगों ने हमारी पेमेंट जो की, ये जो कोर्स की पेमेंट की, वो की रेजर पे से। तो रेजर पे क्या करता है, आपने मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक एग्जांपल ले लो, 5,000 रुपए की पेमेंट की, एक एग्जांपल से समझ लो, कोर्स की फीस से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल समझ लो, 5,000 की पेमेंट की। तो रेजर पे कंपनी क्या करती है, 2% काट के हमारे को, ये 5,000 में से 2% काट के बाकी पैसा हमारे को देती है। ठीक है, तो 5% में, 5,000 में से 2% इन्होंने काट लिया, और वो काटने के बाद हमारे को 100 रुपए काट के 4900 रुपए इसमें से वापस देगी। अब अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि LIC या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी
100 करोड़ का प्रीमियम, 100 करोड़ का प्रीमियम ऑनलाइन रिसीव करती है, तो 100 करोड़ के प्रीमियम पे अगर इन्होंने 2% का नुकसान कर लिया तो बॉस 100 करोड़ पे 2 करोड़, ये 2% बनता है 2 करोड़। क्या ये 2 करोड़ रुपए का लॉस इंश्योरेंस कंपनी ले सकती है? बिल्कुल नहीं ले सकती। तो इस वजह से जो ऑनलाइन पेमेंट है उनमें किसी भी तरीके के जो चार्जेस हैं वो इंश्योरेंस कंपनी बियर नहीं करती है। वो कौन बियर करता है? वो बियर करता है जिसने ऑनलाइन फैसिलिटी लेनी है। पहली बात तो सारी के सारे अब ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे जो पोर्टल्स हैं वो बिना किसी चार्जेस के करने लग गए हैं, बट कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं क्रेडिट कार्ड के केस में, तो मुझे लगा इसका सॉल्यूशन मुझे आपको, इसका जवाब मुझे आपको बताना चाहिए। कई इसी तरीके से माइनर लाइफ, मेजर लाइफ के इंश्योरेंस को लेके कंफ्यूजन रहती है। ऑल्दो मैंने आपको चाइल्ड इंश्योरेंस में ये बताया, बट फिर भी बता देता हूं। कई बार इंश्योरेंस कंपनी, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल होता है। जैसे कई बार 2 लाख, कई बार 3 लाख, कई बार 5 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस के लिए वो आपकी कंपनी में आपको पूछना पड़ेगा कि उस कंपनी का क्या रूल है। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस करने के लिए, बच्चे का इंश्योरेंस करने के लिए, माइनर की लाइफ करने के लिए मैचिंग इंश्योरेंस नहीं मांगती। कोई बात नहीं जी, फादर का नहीं है, 2 लाख दे देंगे, 3 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे। बट जैसे ही इससे बड़ा आ जाता है, यानी कि मेजर का नहीं है मैचिंग इंश्योरेंस, इसका 10 लाख नहीं है और ये बच्चे का कह रहा है 10 लाख दे दो, तो देखो मैंने आपको समझाया था ना मॉरल हजार्ड की दिक्कत। तो मॉरल हजार्ड और इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये दोनों फैक्टर कंप्लीट होने चाहिए। इस वजह से माइनर मेजर की लाइफ में हमेशा याद रखो कि जितना सम इंश्योर्ड अलाउड है उतने तक आप दे सकते हो, उसके बाद आपको मैचिंग इंश्योरेंस दिखाना ही पड़ेगा। उस आदमी की कोई ना कोई पॉलिसी आपको देनी पड़ेगी। इसी तरीके से इंश्योरेंस एजेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है अंडरराइटिंग में कि इंश्योरेंस टेकन फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनी, कि सर उसने तो टाटा एआईजी से पॉलिसी ले रखी है, उसने तो मैक्स से ले रखी है, तो वो भी मेंशन करनी होती है क्या? तो हमेशा याद रखो, देखो एमएचआर मॉरल हजार्ड रिपोर्ट, एमआर मेडिकल रिपोर्ट या फिर स्पेशल रिपोर्ट, इनमें अदर इंश्योरेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड इन एसयूसी। तो यानी कि जो अदर इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी होती हैं उनको एसयूसी में नॉर्मली काउंट नहीं किया जाता। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने किसी दूसरी सेकंड इंश्योरेंस कंपनी से, अदर इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले रखी है तो मेंशन कर दो, हमेशा मेंशन करो। ज्यादातर केसेस में वो कंसीडर नहीं किया जाता, और कंसीडर किया भी जाएगा तो एटलीस्ट आपने ओबेरिमा फायदीस के प्रिंसिपल को पूरा किया होगा, मटेरियल इंफॉर्मेशन सारी की सारी मेंशन की होगी। इसी तरीके से फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में यस, ये कंसीडर किया जाएगा। तो यानी किसी आदमी ने, मान लो आपने 2021 में केस प्रपोज किया, 2022 में आपने केस प्रपोज किया और 2021 में उसका टाटा एआईजी से इंश्योरेंस हो रखा है, कितने का? 1 करोड़ का। अब ये 1 करोड़ और लेना चाहता है 2022 में एलआईसी से, तो और इस आदमी की इनकम में मान लो 20 लाख, तो 20 लाख की इनकम पे इंश्योरेंस कंपनी देखेगी भाई इसका 1 करोड़ का इंश्योरेंस चल रहा है, मेडिकल अंडरराइटिंग के पर्पस से हमने इसे नहीं काउंट किया, बट जैसी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग हुई तो हमने देखा भाई 20 लाख के ऊपर इसका टोटल कवर कितने का होना चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला 20 लाख का 20 गुना, 20 टाइम्स, यानी कि 4 करोड़ तक का इसका कवर हो सकता है, तो हम दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर किसी ने बोला कि इसकी इनकम 10 लाख थी, तो 10 लाख का 20 गुना 2 करोड़ तक हम दे सकते हैं, तो भाई 1 करोड़ पहले था, 1 करोड़ अभी, 2 करोड़ दे देंगे। इसने बोला कि भाई मेरी इनकम सिर्फ 5 लाख रुपए है साल की, 5 लाख की इनकम है, 20 गुना दे सकते हैं, तो यानी सिर्फ 1 करोड़ का इंश्योरेंस दिया जा सकता है, और 1 करोड़ तो इसने टाटा एआईजी से ऑलरेडी ले रखा है, तो हम देंगे या नहीं देंगे? अब यहां पे इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि किसी तरीके से अपने हिसाब से देखते हुए कि भाई हम 50 लाख का दे दें, हम 70 लाख का दे दें, हम 80 लाख का दे दें, इस तरीके से कम अमाउंट के ऊपर पास कर देती है कि भाई पास तो हमने कर दिया बट रिड्यूस्ड सम इंश्योर्ड के साथ, यानी आपने 1 करोड़ प्रपोज किया था तो हमने रिड्यूस्ड सम इंश्योर्ड 50 लाख के साथ इसको पास कर दिया। इस तरीके से मेडिकल अंडरराइटिंग होती है, ये कंसीडर किया जाता है अदर इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है। इसलिए ये जरूरी है, हेंस इट इज मैंडेटरी टू गिव ऑल इंश्योरेंस डिटेल, इसलिए जरूरी है सारी की सारी डिटेल डालने का। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कीमैन, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, सारी इंश्योरेंस कंपनी से जो भी इंश्योरेंस ले रखा है उसकी डिटेल हमेशा पॉलिसी में मेंशन कर देनी चाहिए, ठीक है।
यहां पे एक और इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजन लोगों को होती है वो मैं बता देता हूं। आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी में भी इस बात को कह सकते हैं। अगर किसी लड़के ने, किसी की एज है 19 साल, 20 साल, 21 साल, 24 साल, इसने ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा है, या इसने एमबीबीएस करना है, इसने कोई भी डिग्री करनी है, एमबीए करना है, इसने क्या किया, 10 लाख रुपए का एजुकेशनल लोन लिया। क्या लिया? एजुकेशनल लोन, पढ़ाई के लिए लोन लिया। तो एजुकेशनल लोन लेने के बाद जो पेरेंट का इंश्योरेंस है उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी इंसिस्ट नहीं कर सकती, उसको नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इस लड़के के ऊपर ये लायबिलिटी है, इसके ऊपर ये लोन है, और अगर इसके ऊपर लायबिलिटी है तो इसका इंश्योरेंस किया जा सकता है, क्योंकि इसको कुछ हुआ तो इंश्योरेंस, ये जो जिसने भी लोन दिया है उसके ऊपर रिस्क है। इस वजह से इस केस में पेरेंट का इंश्योरेंस नहीं मांगा जाता है। तो जब भी हम माइनर और मेजर लाइफ की बात करते हैं, देखो इससे पहले हमने बात की ना माइनर एंड मेजर, तो माइनर मेजर वाला जो मैचिंग इंश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट है वो एजुकेशन लोन के केस में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये आपको मैंने कंफ्यूजन आप लोगों की क्लियर की, जो कंफ्यूजन नॉर्मली आप में से कई लोगों को आती है। अब लास्ट में थैंक यू बोलने से पहले मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि लास्ट टाइम भी बताया था, वीडियो देखने का, रिकॉर्डिंग देखने का एक प्रोसेस है। BIMAGurukul.com पे जाइए। अगर आप मोबाइल से जा रहे हैं तो 3 डॉट्स के ऊपर या 3 लाइंस के ऊपर क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो मेंबर लॉगिन आ जाएगा, मेंबर लॉगिन को क्लिक कीजिए। मेंबर लॉगिन को क्लिक करते ही वो आपसे यूजर आईडी पूछेगा, उसमें ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड पूछेगा, अपना मोबाइल नंबर डालिए। बीमा गुरुकुल करंट कई सारे बैच दिखाएगा, तो करंट बैच, बीमा गुरुकुल करंट बैच को सेलेक्ट कर लीजिए और लॉगिन के बटन पे क्लिक करके आप रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। यहीं पे इस सेकंड सेशन का अंत होता है। यहां पे मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, बट उससे पहले आपसे एक चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूं, एक बात जो कहना चाहता हूं वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, इन 26 हफ्तों में हम आपको जो सिखाना चाहते हैं वो एक महायज्ञ है, वो आपकी जिंदगी बनाने का सौदा है। वो आपको